हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इनका जो सामान्य परिचय है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो जो द्रव्य है, द्रव्य के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पे आज हम लोग अच्छी तरीके से उस द्रव्य को क्लासीफाई करेंगे। जैसे द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप इस क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको द्रव्य के बारे में पूर्णतः यहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा। वैसे द्रव्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको आज कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द्रव्य होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए, आप द्रव्य को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, ठीक है, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा। कंप्लीटली जो हमारा पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। तो देखिए, द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो किससे बना है? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। अब देखिए, द्रव्य और ऊर्जा, ऊर्जा क्या है और द्रव्य क्या है? आपको पता है द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? जैसे लाइट, देखिए इस रूम में मैंने बहुत सारी लाइट लगा रखा है, तो ये जो लाइट है क्या ये दबा दे रही हैं? या मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, वहाँ ढेर सारी लाइट लगी हुई हैं, ठीक है, कई सारी लाइट लगा दी गई, कम प्रकाश की वजह से लाइट ज़्यादा लगानी पड़ी, तो क्या आप उस लाइट के जो प्रकाश है, ठीक है, जो लाइट का जो प्रकाश है, क्या उस प्रकाश में आप दबे जा रहे होते हैं? क्या आप दब जाते हैं कंप्लीटली उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है? एक ऊर्जा है। जो प्रकाश है वो क्या है? एक ऊर्जा है। मान लीजिए कभी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो क्या आप उनकी आवाज़ के नीचे दब जाते हैं? नहीं दबते ना। तो उनकी आवाज़ के नीचे जब आप नहीं दबते हैं तो आवाज़ क्या है? आवाज़ भी एक प्रकार की क्या? ऊर्जा है। आवाज़ भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो अगर ऐसा होने लगता तो सभी बच्चे क्या होते? एक क्लास में दब के क्या हो जाते? फिलहाल देखिए, जो प्रकाश है, प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो एक कमरे में कितनी भी लाइट लगा दें, हम उस लाइट के नीचे नहीं दब सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, कंप्लीटली जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है? द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो द्रव्य है, ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहला नंबर जो हम स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ये तो याद ही होगा आपको। तो देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आज हमको क्या पढ़ना है? द्रव्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? द्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य की किन किन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जानना है कि द्रव्य के किन किन गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, द्रव्य में क्या क्या है, ठीक है,
उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो द्रव्य में सबसे पहले जो है हम द्रव्य के गुणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य के गुणों का अध्ययन करते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसके संघटन का अध्ययन करते हैं, संघटन, ठीक है। इसके बाद इनमें होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अभिक्रियाओं। और इसके बाद इसमें परिवर्तन, जो इनमें परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया द्रव्य। तो द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन, आप देखिए यहाँ पे द्रव्य का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको द्रव्य में होता क्या क्या है, ठीक है। तो द्रव्य क्या होते हैं? जिनमें द्रव्य जो होता है रसायन विज्ञान में, द्रव्य के ऊपर ही रसायन विज्ञान डिपेंड है। तो देखिए द्रव्य जो होते हैं, हम रसायन विज्ञान में क्या स्टडी करते हैं? द्रव्य के गुणों के बारे में स्टडी करते हैं, द्रव्य के संघटन के बारे में स्टडी करते हैं, द्रव्य की अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं और द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए जो द्रव्य का गुण है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। इसके बाद उनमें संघटन, मीन्स वो द्रव्य जो है उसमें संघटन, कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, कितने मात्रा से मिलकर वो बने हुए हैं। इसके बाद उनमें होने वाली अभिक्रियाएं, उनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हुई। इसके बाद उनमें होने वाले परिवर्तन, उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसके आधार पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो द्रव्य है, ठीक है, ये द्रव्य यहाँ से लिखते हैं, आपको देखना ये है जो द्रव्य है, द्रव्य को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? द्रव्य को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? तो द्रव्य को सबसे पहले डिफाइन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने क्या बताया? महर्षि कणाद ने ये बताया कि जो द्रव्य हैं, ठीक है, जो द्रव्य हैं, द्रव्य छोटे छोटे यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। देखिए ध्यान से, तो जो महर्षि कणाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो द्रव्य हैं वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या थे? उन्होंने बताया कि ये जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इन कणों को हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? हम मूल कण कहते हैं। मूल कण को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे दिखे, इन पार्टिकल्स का नाम, इन कणों का नाम उन्होंने क्या दिया? मूल कण दिया, ठीक है। इनको उन्होंने क्या बताया कि ये मूल कण है, ठीक है। इसके बाद में कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक वैज्ञानिक आते हैं, जॉन डाल्टन, जिनका नाम था जॉन डाल्टन, इनको भी आप जानते होंगे। तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने बताया कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से ना बनकर, बल्कि ये किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। इन्होंने क्या बता दिया कि ये किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। इन्होंने अपना बुद्धि लगा दिया। तो इनकी बुद्धि लगी तो इन्होंने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो द्रव्य हैं वो किससे बने हुए हैं? परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो परमाणु से मिलकर बने हैं, तो परमाणु किससे मिलकर बने हैं? तो इन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु हैं, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। परमाणु क्या है? देखिए परमाणु क्या है? छोटे 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 कणों से। परमाणु किससे बने हैं? क्या बताया इन्होंने? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है
आवोगाद्रो। आवोगाद्रो, आवोगाद्रो का नाम आपने सुना होगा, क्लास 9th में ही आपको पढ़ाया गया होगा, जिन्होंने Na की वैल्यू डिफाइन की थी 6.021 × 10⁻23 करके, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है आवोगाद्रो, ठीक है, आवोगाद्रो जो वैज्ञानिक आए तो इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु हैं, ठीक है, ये परमाणु से नहीं बने हुए हैं। जॉन डाल्टन ने बताया था परमाणु से बने हैं और परमाणु छोटे छोटे कणों से बने हैं, लेकिन आवोगाद्रो ने अपना दिमाग क्या लगाया, इन्होंने बताया कि नहीं, ये जो हैं परमाणुओं से मिलकर नहीं बने हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया जॉन डाल्टन से। क्या ले लिया, जॉन डाल्टन को अपना फ्रेंड बना लिया इन्होंने, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो आवोगाद्रो और प्लस जॉन डाल्टन दोनों ने मिल के क्या बताया कि ये जो अणु हैं, द्रव्य हैं, वो किससे बने हैं, अणु से बने हैं। किससे बने हैं, अणु से बने हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, सबसे पहले महर्षि कणाद ने क्या बताया कि जो द्रव्य है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और उन कणों को उन्होंने क्या कहा, मूल कण कहा। इसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि ये किससे बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और परमाणु छोटे छोटे कण हैं। इसके बाद जब आवोगाद्रो आते हैं तो क्या हो गया, जॉन डाल्टन को अपने साथ मिला लेते हैं, और जॉन डाल्टन और आवोगाद्रो जो हैं दोनों लोग मिलके कहते हैं कि ये जो द्रव्य है ये अणु से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो कहना था वो क्या था कि ये द्रव्य अणु से मिलकर बने हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात एक चीज़ और फंस रही है। अगर कोई पूछेगा कि परमाणु का डिस्कवर कौन किया, ठीक है, परमाणु की खोज कौन किया, ये परमाणु है, परमाणु की खोज कौन किया, तो आप क्या बताएंगे, परमाणु की खोज कौन किया था, जॉन डाल्टन ने। कौन किया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। लेकिन अगर कोई पूछे कि अणु का डिस्कवर कौन किया था, तो आप क्या बताएंगे, एवोगाद्रो बताएंगे। क्या बताएंगे, एवोगाद्रो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन्हें आवोगाद्रो भी कहते हैं या एवोगाद्रो भी कहते हैं। यहाँ पे हमने आवोगाद्रो लिखा था, तो आप लिख लो आवोगाद्रो। तो जो आवोगाद्रो हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आवोगाद्रो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसका डिस्कवर किया, अणु का डिस्कवर किया, ठीक है। तो आवोगाद्रो जो थे वो किसका डिस्कवर किए, अणु का, और परमाणु का किन्होंने किया, जॉन डाल्टन ने किया। अब देखिए यहाँ पे आपको बात जो समझनी है, किसके बारे में स्टडी करना, हमें द्रव्य के बारे में स्टडी करना है। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अणु का डिस्कवर कौन किया, परमाणु का डिस्कवर कौन किया, इन सारे चीज़ों का डिस्कवर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द्रव्य को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आप इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जो कि यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखिए, आपको पढ़ने के लिए चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, आपको एक कंप्लीट नोट यहाँ पर कोई राइट नहीं करवाता है। बहुत कम ही लेक्चर मिलेंगे जिसमें कम्प्लीटली आपको नोट मिलता है, या तो फिर हैंड एनिमेशन वाले जो वीडियो होते हैं, जो हाथ से लिखकर बनाते हैं, केवल आवाज़ होती है, और उस वीडियो में मिल जाते हैं कुछ नोट्स। लेकिन जो लोग ओनली यहाँ पर लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं, क्या होता है उनमें ज़्यादातर मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, आके यहाँ पे एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसका कोई नोट्स राइट नहीं करवाते। लेकिन हमारे चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, जिसको देख देख कर आप बहुत अच्छा सुंदर सा नोट बना सकते हैं।
आप पढ़ते वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद उसको दोबारा से राइट कर सकते हैं फेयर कॉपी पर। सो आप इस जगह पर, ठीक है, आपको देखना ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से मिल रहा है। मीन्स हमें नोट्स भी मिल रहा है प्लस पढ़ाई भी साथ में मिल रही है, टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो बेस्ट क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, द्रव्य का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देखिए द्रव्य को मैंने बताया था क्या क्या, कि द्रव्य जो है मैटर है। ठीक है, द्रव्य क्या है, मैटर है, और द्रव्य को हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो मैटर भी बोलते हैं और इसे हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं द्रव्य को सब्सटेंस लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द्रव्य को हम मैटर भी बोलते हैं और सब्सटेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे पदार्थ भी बोलते हैं। बातें सब एक ही हैं। ठीक है, चाहे आपको पदार्थ लिखा हुआ मिले उसका क्लासीफाई करना हो, या द्रव्य का करना हो, या सब्सटेंस का करना हो, या मैटर का करना हो, सभी बातें एक ही हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का क्लासिफिकेशन किस आधार पे करते हैं। सबसे पहले देखिए भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के आधार पे करते हैं। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और रासायनिक वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये रासायनिक गुणों के आधार पे करते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है पदार्थ का, ठीक है, द्रव्य का, ठीक है, तो जो द्रव्य है उसको क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या किया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, दो प्रकार के वर्गीकरण लिया गया। दोनों में कैसी कैसी क्लासिफिकेशन हुई, पहला जो है भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो है रासायनिक वर्गीकरण किस आधार पे हुआ, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे जो राइट किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होती है, वो तीन भागों में कैटेगराइज होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, और गैस को गैसी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण में इसे हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है इसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा यहाँ पर देखकर कि शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर, शुद्ध मतलब क्या होते हैं, जो प्योर होते हैं, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और जिनमें इम्प्योरिटी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में कैटेगराइज किया गया। दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। इसी प्रकार से मिश्रण को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स, और विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप तत्व और यौगिक जो थे, इन तत्व और यौगिक को भी कैटेगराइज किया गया है। तो तत्व जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले है धातु, फिर अधातु और इसके बाद उपधातु। धातु को हम बोलते हैं मेटल, अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल, और उपधातु को बोलते हैं मेटालॉइड। अब देखिए यहाँ पर जो यौगिक है कंपाउंड, कंपाउंड को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो कंपाउंड होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। मीन्स यौगिकों को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा कार्बनिक यौगिक और दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि जो पदार्थ की अवस्था है भौतिक गुणों के आधार पर इसे हम कितने भागों में कैटेगराइज किए हैं, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर मीन्स रासायनिक वर्गीकरण जो हुआ इसमें क्या बन गया, सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण।
तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं कितने भागों में? 2 भागों में, तत्व और यौगिक में। तो देखिए तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक कितने होते हैं? यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार से जो मिश्रण है, मिश्रण भी 2 कैटेगराइज में बांटते हैं, इसे कैटेगराइज करते हैं 2 भागों में। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में, ठीक है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस तो 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। देखिए अभी यहाँ पे एक स्टेट और होती है प्लाज्मा, लेकिन हमें प्लाज्मा को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? सॉलिड लिक्विड और गैस को पढ़ना है। अभी हमारे सिलेबस में जो है रिसेंटली उसको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में अपने NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस वर्गीकरण के आधार पर इस चार्ट को आप क्या करिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग 1 by 1 पॉइंट करके आपको मैं क्या करूँगा? नोट्स राइट करवा दूंगा और उसके बारे में पूर्णतः वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे हम राइट करवाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं इसके आगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्रव्य के बारे में, ठीक है। द्रव्य क्या होता है? तो देखिए द्रव्य जो हैं वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। जैसे जल, पुस्तक, कलम, हवा आदि, ठीक है। तो देखिए मैटर क्या होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। द्रव्य वह होती है जो स्थान घेरती है। स्थान मतलब स्पेस ले, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और जिसमें भार हो, मीन्स जिसमें मास हो, मास को हम भार बोलते हैं। तो वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, मीन्स जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ऐसे को पदार्थों को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। मीन्स ध्यान से समझिए, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, मीन्स सबसे पहले समझिए कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है। दूसरी बात, जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, ठीक है। तथा जिसका अनुभव हम क्या कर सकते हो? अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर है, तो ये क्या है? इसमें भार है, ठीक है। और ये स्थान भी घेर रहा है या नहीं घेर रहा है? तो ये मार्कर है, ये स्थान भी घेर रहा है और इसमें भार भी है, तथा इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा ये भी समझ रहे हैं कि ये मार्कर है, ठीक है। तो इसमें स्थान भी घेर रहा है और भार भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक में भार भी होता है और वो स्थान भी घेरती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। जैसे हवा में भार भी होता है और हवा स्थान भी घेरती है, मीन्स पूरे वायुमंडल में फैली हुई है। तो हवा का भार भी होता है और पूरे वायुमंडल में फैली हुई भी है। और हवा को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव भी कर सकते हैं। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं हवा को, तो हवा भी क्या है? एक द्रव्य है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं या जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल जल, कलम, पेन, हवा, ठीक है, पानी, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है? द्रव्य हैं। मीन्स इस ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी चीज़ भी है तो क्या करती है? स्थान घेरती है तथा वो भार होता है उसमें, ठीक है। तो कोई छोटी से छोटी, या मीन्स हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का छोटे से छोटा पार्टिकल्स भी क्या है? द्रव्य है। मीन्स उसमें भी थोड़ा भार होता है और वो भी थोड़ा स्पेस लेता है,
तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हैं और जिसमें भार होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद आपको हम जो द्रव्य है इसका भौतिक वर्गीकरण दिखाते हैं क्या होगा, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में विस्तार पूर्वक। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखिए, एक मैंने डायग्राम टाइप का बना दिया है आपके सामने, पूरा चार्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो इस चार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर, मीन्स द्रव्य का जो भौतिक अवस्था उसके आधार पर हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं इसे, ठीक है। तो सामान्यतः जो क्लासिफिकेशन है द्रव्य का भौतिक अवस्था के आधार पर वो 3 है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पर एक और भी अवस्था होती है, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। तो हमें प्लाज्मा के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमारी जो मेन अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है आपको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक है, ठीक है, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। रॉक को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठीक है। तो कोई मान लीजिए रॉक है। अब देखिए ये रॉक, यहाँ से ये रॉक सॉलिड था, यहाँ पे हमने थोड़ी इसको एनर्जी दे दी, ऐड एनर्जी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लेकर आया मैंने यहाँ, ये देखिए ये सॉलिड था, ये रॉक है, कोई चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, ठीक है, इसे हम चट्टान लिख भी सकते हैं। ये मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, ये क्या है, एक चट्टान है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान को जब हमने क्या किया, सॉलिड था ये चट्टान, अभी सॉलिड पे क्या किया हमने, थोड़ा एनर्जी दे दिया। तो जैसे ही मैंने एनर्जी दिया, फिर क्या हो गया, ये लिक्विड में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हुआ, लिक्विड में। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा, क्या है, चट्टान टाइप का दिखता, बहुत ही मजबूत होता है। तो बर्फ के टुकड़े को अगर हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो क्या होगा, लिक्विड में परिवर्तित होगा। और उस पर थोड़ा और ऐड एनर्जी कर दें तो क्या होगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और थोड़ी एनर्जी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा में चला जाएगा। तो पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर देखिए, द्रव्य को, सॉलिड को अगर एनर्जी देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर इसे और एनर्जी देंगे, ऐड करेंगे एनर्जी, तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और एनर्जी ऐड करते हैं तो प्लाज्मा में चला जाएगा। तो ये क्या हमारा एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब हमारा जो ये सिस्टम का जो एनर्जी देने का तरीका है, इस तरीके से मैंने दिखाया आपको। सॉलिड को एनर्जी देंगे, ऐड एनर्जी करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड, इसमें ऐड एनर्जी करेंगे लिक्विड में तो गैस, गैस में ऐड एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट में। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब देखिए किस प्रकार से सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करते हैं और लिक्विड को सॉलिड में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है, इन सारे स्टेज के बारे में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो देखिए सॉलिड को हम क्या करते हैं, जब लिक्विड में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, मीन्स मेल्टिंग को हम कहते हैं हिंदी में गलन। और जब हम लिक्विड को, ठीक है, द्रव को जब हम ठोस में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग को कहते हैं जमना। अब देखिए इसी प्रकार से जब हम लिक्विड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। इसके बाद में जब हम गैस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, संघनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ही गैस को हम क्या करते हैं, प्लाज्मा स्टेट में ले जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही, यहाँ पे तीर लगाना भूल गया है, तो देखिए जैसे ही इस प्लाज्मा से फिर गैस में लाते हैं तो इसे कहते हैं डी आयनाइजेशन, जिसे आयनीकरण कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और जब आप गैस से डायरेक्ट ठोस में लेकर आते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो कहलाता फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, फ्रीजिंग मीन्स होता है जमना। और जब आप सॉलिड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, मेल्ट होता है, गलन होता है, ठीक है। तो
अगर हम फिर लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, जमना हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर हम लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करते तो इवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और गैस को फिर से लिक्विड में लेकर आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन। अगर इन तीनों के बारे में हमको बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हम तीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी हम इसको छोड़ते हैं। जैसा कि थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में, प्लाज्मा क्या होता है। तो ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो परमाणु होते हैं, ठीक है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो परमाणु होते हैं, ठीक है, और उस परमाणु में जो निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो परमाणु होता है, परमाणु में निहित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनमें जो निहित इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें परमाणु में वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर एक क्या बना लेते हैं, अलग से समुद्र बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समुद्र बना लेते हैं। और जो प्लाज्मा होती है क्या होती है, सबसे हॉटेस्ट होती है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट स्टेज होती है। और जो प्लाज्मा होती है इसके लिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए स्टार, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है, स्टार बना दिया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्टार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हॉटेस्ट जो स्टेज होता है स्टार का जो होता है हॉटेस्ट स्टेज पे होता है स्टार। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से एक दूसरे के क्या है, इंटर कन्वर्टेड हैं ये दोनों, ये सब। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे चार्ट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको राइट भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भौतिक वर्गीकरण मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो ठोस क्या होते हैं, वह द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जिनका आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखते हैं द्रव। द्रव में क्या होता है, द्रव वह द्रव्य होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। मीन्स द्रव में क्या होगा, आयतन क्या होगा, उसका निश्चित होगा लेकिन उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे दूध, जल, शहद। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आदि एग्जाम्पल हैं। जैसे फिर गैस है, गैस में क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हों। जैसे वायु, धुआं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, बहुत सारे ऐसे गैस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये एक मैंने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर और ले लिया यहाँ पे, और एक कंटेनर और ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 कंटेनर हैं। अब इन 3 कंटेनर में देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम देखते हैं पहले सॉलिड को। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इस तरीके से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा इससे दूरी बना के रखते हैं। मीन्स जो ठोस होते हैं उनसे थोड़ा अधिक दूरी पे होते हैं इनके पार्टिकल्स। इसी प्रकार जो गैस होता है, गैस में क्या होगा, यहाँ कंटेनर थोड़ा सही नहीं बना है, इसको सही कर लेते हैं। इसी प्रकार जो गैस होगा, तो गैस में क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। जो इसके अणु होंगे क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले ये जान लीजिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि सॉलिड में क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, या हिंदी में इसे हम कहते हैं अवयवी कण, अवयवी कण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो अवयवी कण हैं इसमें क्या होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। ये एक जगह पे केवल क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह पे हिल डुल सकते हैं, मीन्स ये अपनी स्थान पे क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। और अपने स्थान पे क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई अंतराआण्विक आकाश बल नहीं होता है, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये बह नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, इनका अंतराआण्विक आकाश जो स्थान है वो कम होने के कारण इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक स्थान पे केवल घूम सकते हैं, एक स्थान पे वाइब्रेट कर सकते हैं, और अंतराआण्विक स्थान कम होने के कारण इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, ठीक है। इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार से तो यहाँ पे देखिए अवयवी कण, एक शब्द हमने बताया भी आपको कि अवयवी कण होते क्या है। अवयवी कण अगर कोई पूछे आपसे क्या है, तो अवयवी कण जो होते हैं वो होते हैं परमाणु। अवयवी कण जो होते हैं वो होते हैं परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। परमाणु, अणु और आयन को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं, या इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में क्या होगा, जो सॉलिड में हुआ उसकी अपेक्षा थोड़ा सा हटके होगा। देखिए यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स होंगे, अवयवी कण, वो क्या होंगे, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होंगे। इनमें अंतराआण्विक आकाश स्थान मिलेगा, इस जिसके कारण सॉलिड से इनका घनत्व क्या होगा, सॉलिड से कम हो जाएगा। इनमें बहने का गुण पाया जाएगा, क्योंकि इनके अणु क्या है, दूर दूर है थोड़ा सा, तो दूर दूर है तो इनको हिलने डुलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हिलने डुलने का मौका मिलेगा तो इनमें बहने का गुण भी आ गया। इसी प्रकार देखिए गैस अवस्था में क्या होगा, गैस जो अवस्था है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अणु जो हैं, अणु, परमाणु, आयन मीन्स अवयवी कण, ये क्या है, बहुत दूर दूर हैं। तो बहुत दूर दूर है तो इनमें क्या होगा, इनमें उड़ने का गुण पाया जाता है। उड़ने का गुण मतलब ये वायु में उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो इनकी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, और कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सॉलिड है इसमें देखिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक साथ बंधे होने के कारण इसका आकार और आयतन क्या है, एकदम निश्चित है, ठीक है। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए तो लोहे के टुकड़े का आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। या लकड़ी का टुकड़ा ले लें तो उसका आकार आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन एक गिलास में हम क्या ले लें, पानी ले लें, ठीक है। तो मान लीजिए गिलास में 1 लीटर पानी अट जाता, लेकिन मैंने कितना डाला, 500 ml डाला, ठीक है। तो कंटेनर में कितना डाल सकते थे, 1 लीटर डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने क्या डाला, केवल 500 ml डाल दिया। तो 500 ml डालेंगे तो क्या होगा, वो जल जो इसके अणु है क्या, दूर दूर होने के कारण इनमें बहने का गुण होगा। तो अगर ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में मैंने वाटर को क्या कर दिया, फुल कर दिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे वाटर फुल कर दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस ग्लास को थोड़ा सा मैं क्रॉस कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये वाटर जो होगा कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आकार आयतन क्या था, निश्चित था, क्योंकि ये इधर उधर नहीं जा सकते थे, हिल डुल नहीं सकते थे। लेकिन ये क्या कर रहा है, हिल डुल सकता है। तो ये हिल गया तो क्या हो गया, ये वाटर का क्या हो गया, गिलास जैसे ही टेढ़ा होगा तो ये वाटर ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा तो क्या हो गया, इसका आयतन क्या हो गया, निश्चित था, लेकिन आकार कैसा हो गया,
चेंज हो गया, क्योंकि आकार पहले ऐसे था, अभी आकार कैसा हो गया, ऐसे हो गया, तो आकार चेंज हो गया, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। अभी भी 500 ml वाटर ही है, लेकिन आयतन तो हमारा निश्चित है, लेकिन आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आकार में परिवर्तन हो जाएगा और आयतन निश्चित होगा तो क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। और जब आकार आयतन दोनों निश्चित होंगे तो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। इसी प्रकार गैस में देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसमें मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या कर दिया, गैस भर दिया। अब गैस को जब यहाँ से इस कंटेनर से अगर मान लीजिए इस कंटेनर को खोल दें, प्रेशर दाब दे के इसको रोका गया, और जब इसको खोल देंगे तो क्या होगा, वायु वेपराइज हो जाएगा। इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो क्या हो जाएंगे, ये वायु बन के उड़ जाएंगे। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई होगी यहाँ पे, और जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया, इन सारे चीज़ों को आप राइट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आने वाले लेक्चर में, ठीक है, उस लेक्चर में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो अभी यहाँ पे हमने भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। इस बार हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक वर्गीकरण के बाद क्या आएगा, रासायनिक वर्गीकरण आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ये सारे जो नोट्स मैंने अभी राइट करवाएं, ठीक है, ये सभी जो मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से इसको आप कॉपी बना लीजिए, नोट्स कर लीजिए और अच्छे से पढ़ डालिए, जिससे आपको आगे जो मैं आपको क्लियर करवाऊँ तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब आगे हम लोग पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि ये जो मैं नोट्स आपको राइट करवा रहा हूँ, इस प्रकार का जो नोट्स है वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं जो यूट्यूब में हैं या कहीं ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो टॉपिक तो समझा देते हैं लेकिन कोई नोट राइट नहीं करता है। ठीक है, तो जब नोट राइट नहीं होगा तो आपको कॉपी में क्या राइट करेंगे, आप केवल टॉपिक हेडिंग वाइज। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आपको प्रिपेयर फुल्ली नोट्स भी मिलता रहता है साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपका पढ़ने में मन लगता है। तो आपको यहाँ पे मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आपको जो मैं फुल्ली नोट्स देता हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको राइट कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नोट बनाइए, जिससे आपको आने वाले जो क्लासेस चलेंगी, जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा, क्लासिफिकेशन किसका होगा, हमारा रासायनिक वर्गीकरण होगा। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए आप पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, तो आपको केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो आप रेडी हो जाइए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके लिए वेट कीजिए। और हाँ, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो आप मॉर्निंग में 8 o'clock तक देखिए, आप वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, 8 o'clock के बाद वीडियो क्या हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके अपने वीडियोस को देख सकते हैं अपलोड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे क्लास पढ़ाने होते हैं तो पर डे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरी जो सोच है कि चैनल पे क्या हो, पर डे वीडियो अपलोड हो, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों में, आने वाले समय में पर डे वीडियो अपलोड होगा। लेकिन अभी आपको जो चैनल पे मिल रहा है उन चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, उन चीज़ों को स्टडी कीजिए, जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको आप पूछने की कोशिश कीजिए, मैं ज़रूर आपको उसको क्लियर करवाऊँगा। सो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।